जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कठघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेगी, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। सालों पहले राजेश जोशी की लिखी एक कविता आज के दौर में बहुत मौजू है। जब लेखक, पत्रकार, संपादक, एक्टिविस्ट और विपक्षी दलों के नेता सत्ता के निशाने पर हों, विरोध की मुखर आवाजों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा हो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस को सरकार से सवाल पूछने वालों के घरों पर धमकने, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने और किसी भी संगीन धाराओं में किसी को भी कभी भी उठा लेने की खुली छूट हो, तो राजेश जोशी की एक कविता याद आने लगती है। हर वो आवाज जो मोदी की सत्ता के कानों में खटकती है, हर वो पत्रकार जो मोदी की सत्ता के सामने लेटने और लौटने को तैयार नहीं है, हर वो बुद्धिजीवी जो सरकार से तीखे सवाल करता हो, चाहे अपने लेखों में, चाहे अपनी बहसों में, चाहे अपने वीडियो में, वो सरकार के टारगेट की जद में है। कभी पत्रकारों के घरों पर तड़के पुलिस के जत्थे पहुंच रहे हैं, उनके फोन और लैपटॉप जब्त करके उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, तो कभी विपक्ष के किसी नेता को अचानक किसी मामले में उठाकर जेल भेजने की पटकथा लिख दी जा रही है। और छापों का यह सिलसिला आज भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जारी है। शाम होते होते किसका नंबर आएगा, कौन सलाखों के पीछे होगा, अभी पता नहीं। जिन पत्रकारों को आज और कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनमें से किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। In the history of the capital of India, have the police, literally hundreds of policemen, visited the homes of over 40 journalists. ऐसा लगता है कि सरकार से सवाल करने वाले, मुखर और बेखौफ होकर अपनी आवाज बुलंद करने वाले कब गिरफ्तार हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, और यह लगातार हो रहा है। बीते 3 दिनों में ही क्या हुआ आपको पता होगा। तस्वीरें और खबरें लगातार सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच रही होगी। न्यूज क्लिक से जुड़े करीब 40 पत्रकारों और लेखकों के घरों पर छापे मारे गए। यूएपीए की धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे में सबसे पूरे दिन पूछताछ की गई, और शाम को जब छोड़ा गया तो फोन और लैपटॉप जब्त करके घर भेजा गया, यह कहकर कि आपको फिर आना है। मामला वे खत्म नहीं हुआ है, और जिन चेहरों को पुलिस ने आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों वाली धाराओं में यानी यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमे के संदर्भ में पूछताछ के लिए बुलाया, जिनके घरों पर छापे मारे गए, उनमें से ज्यादातर को आप जानते और पहचानते हैं। चाहे चर्चित पत्रकार एंकर अभिसार शर्मा हो, प्रख्यात लेखक चिंतक उर्मिलेश हो, चाहे बिजनेस की दुनिया में नामचीन चेहरा पुरंजय गुहा ठकुराता हो, चाहे एनडीटीवी के पूर्व मैनेजिंग एडिटर अनिंदोय चक्रवर्ती हो, चाहे भाषा सिंह हो, चाहे ऐसे कई और अन्य। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर में बाकी बचे पत्रकारों की पेशी आज भी है और कल भी है। इनमें से कौन किस धारा में कल गिरफ्तार हो सकता है? सर, मैं सीधा सवाल करता हूं आपसे कि अभी ये जो गिरफ्तारियां हुई, डिटेन किया गया है ना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसके लीगली क्या मायने हैं? क्योंकि आपसे जानकारी लेना इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि एफआईआर जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही है। ये देखिए, कई तरह से ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पहली बात तो जो जिक्र किया जा रहा है एफआईआर का यूएपीए के तहत, जो कि न्यूज़ क्लिक के ख़िलाफ़ है, वही गैर कानूनी है, क्योंकि इस आरोप पर कि आपने किसी चाइनीज़ नेशनल से फंडिंग ली है, यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। कोई यूएपीए का ऑफेंस नहीं बनता, आतंक का कोई ऑफेंस नहीं बनता।
ऐसे तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में चाइनीज़ कंपनियों से फंडिंग ली है। अडानी की कंपनियां तो एक चाइनीज़ कंपनी ही चला रही थी, उसकी जो फॉरेन कंपनियां एक चाइनीज़ आदमी ही चला रहा था। तो इसलिए इसके आधार पर यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, इतने सारे जर्नलिस्ट जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूज़ क्लिक के साथ कभी कोई एक भी प्रोग्राम किया है, उनके यहाँ आप छापे मार देंगे बगैर एफआईआर दिखाए, बगैर कोई कोर्ट का आदेश दिखाए, उनके लैपटॉप मोबाइल सीज कर लेंगे। ये तो बिल्कुल ही गैरकानूनी है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बिल्कुल गैरकानूनी है। एकदम क्लियर है कि ये एक बिल्कुल ब्रेजन अटेम्प्ट है सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट मीडिया को डराने धमकाने का। और मुझे नहीं लगता कि ये सक्सीड करेगा। जिस तरह से आज की गैदरिंग है उससे समझ में आ रहा है कि कोई इससे डरेगा नहीं, और उल्टा पब्लिक ओपिनियन पर इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होगा। तो सर आपको सोल्यूशन क्या नज़र आता है, लीगली क्या सोल्यूशन है इसका? मेरी राय में इसमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए, क्योंकि इस तरह की दादागिरी बहुत हो गई है, बहुत हो चुकी है। एक तरफ पत्रकारों के खिलाफ दमन की कार्रवाई और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे, गिरफ्तारियां और सलाखों के पीछे भेजने की तैयारियां। विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार की एजेंसियां कैसे काम कर रही है, किसी से यह बात छिपी नहीं है। कल देर शाम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाले में सरकारी गवाह बने एक शख्स के बयान के आधार पर हुई। आदिशी, लगातार तीसरे नेता हैं आपके जो अरेस्ट हो गए हैं, क्या कहेंगी, क्या कारण हो सकता है इसके विषय? पिछले 4 दिन से हमारे देश में एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। सबसे पहले देश के वरिष्ठ पत्रकारों के घरों में छापे पड़े, उनको अरेस्ट किया गया, उनके लैपटॉप्स फोन सीज करे गए। दूसरे दिन टीएमसी के सांसदों को घसीट के गिरफ्तार कर लिया। तीसरे दिन संजय सिंह के घर पे छापा पड़ता है, कुछ नहीं मिलता फिर भी उनको अरेस्ट कर लेते हैं। आज डीएमके के नेताओं के घर पे छापे पड़ रहे हैं, शायद उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। ये क्या है? ये अपने सारे विरोधियों को चुप करने की साजिश है, ये उनकी तानाशाही है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव वो इंडिया अलायंस के हाथों हार रहे हैं। और आज कई राज्यों में ईडी के छापे चल रहे हैं, आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। जाहिर है सभी छापे विपक्ष शासित राज्यों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। विपक्ष के पीछे मोदी सरकार की एजेंसियां लगातार पड़ी हैं। विस्तार से बताने से पहले मैं चाहता हूं पत्रकार और पत्रकारिता पर खतरे की बात पहले कर लें, क्योंकि हम सब उसके किरदार हैं, खतरे की जद में। दिल्ली प्रेस क्लब पर कल पत्रकारों के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों पत्रकार जुटे, लेकिन देश के टीवी चैनलों के चेहरे, एंकर, पत्रकार, रिपोर्टर वहां नहीं थे। प्रिंट के बहुत से पत्रकार थे, लेकिन टीवी के चेहरे नहीं थे। वो ट्विटर पर जरूर थे और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई को खुले तौर पर समर्थन करते हुए सीधे सीधे सरकार के साथ थे और घोषित कर रहे थे कि ये जो हो रहा है, जिन पत्रकारों के खिलाफ छापेमारी हुई है, जिन पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो रही है, वो सही है। ऐसा इस देश में पहली बार हुआ है। बहुत कुछ इस देश ने देखा है, इमरजेंसी के दिनों में भी, उसके पहले भी, उसके बाद भी, लेकिन ये दौर पहली बार है कि पत्रकार दो खेमे में है। एक खेमा वो जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, मोदी की सत्ता के सामने झुकने, सरेंडर करने, चुप रहने को तैयार नहीं है, और एक खेमा वो जो मोदी की सरकार, मोदी की सत्ता के साथ प्रवक्ता की तरह खड़ा हो गया है और अपनी बिरादरी और अपनी जमात के लोगों को ही खलनायक, देशद्रोही, दलाल, चीनी पाकिस्तानी एजेंट और देश का दुश्मन साबित करने की मुहिम का हिस्सा बन गया है। क्यों हो रहा है और ये हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, इसको समझने की जरूरत है। और आज अगर जद में पूरा विपक्ष है, विपक्षी दलों के नेता हैं, वो कौन सी मानसिकता है? बात करेंगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी में सिर्फ अपने पत्रकार चाहिए, अपना मीडिया संस्थान चाहिए, अपने समर्थक चाहिए, अपने हिसाब से पार्टियां चाहिए। तो समझिए देश कहां जा रहा है। और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में कल जब बहुत सारे पत्रकार जुटे, मैं वीडियो चूंकि घर से कर रहा था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन तस्वीरें लगातार मेरे रिपोर्टर भेज रहे थे, और वहां उन बुलंद आवाज़ों के बीच वो चेहरे जो नहीं थे, जो ट्विटर पर सरकार का समर्थन कर रहे थे। अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में सरकार का रवैया क्या होता है। लेकिन कल ही
4 पन्ने की एक चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी गई 16 पत्रकार संगठनों की तरफ से, और पत्रकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है चीफ जस्टिस से, क्योंकि उम्मीद, आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पत्रकारों ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा अब आपके हाथ में है। प्रेस के खिलाफ हथियार के तौर पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। संपादकों और रिपोर्टरों के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद के केस दर्ज किए गए हैं। मीडिया को ऐसे डराने की कोशिश समाज के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर रही है, और इसमें पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती, पूछताछ और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के नियम बनाने की मांग इस चिट्ठी में की गई है। और उसके बाद इसमें 16 जो संगठन है, जिसमें डीजी पब, न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन, इंडियन विमेंस प्रेस कोड, प्रेस क्लब, फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, चंडीगढ़ प्रेस क्लब, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, मुंबई प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रेस क्लब, प्रेस एसोसिएशन, गुवाहाटी प्रेस क्लब, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, ये सारे हैं। इस चिट्ठी के बारे में विस्तार से कल एन.के. सिंह ने हमारे वीडियो में, हमारे प्लेटफॉर्म पर किया है, वो देखिएगा। लेकिन ये चिंता सिर्फ हमारी अगर है और सिर्फ हम चिंतित हों और पत्रकार चिंतित हों और दर्शक के तौर पर आप देखते रहें, तमाशबीन है, तो समझ लीजिए कि आगे अगले 6 महीने में क्या हो सकता है जिसकी शायद अभी कल्पना नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों को बहुत लोग लगातार आगाह कर रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं। परिवारजन कहते हैं ना आजकल मोदी जी, हमारे परिवारजन फ़ोन कर रहे हैं कि क्यों बोल रहे हो, चुप रहो, शांत हो जाओ, कुछ महीने देखो, 2-4 महीने, किसके घर कब पुलिस आ जाएगी और किस तरह के फर्जी और इस तरह के मुकदमे फंसाकर किसको उठा लिया जाएगा। क्योंकि सरकार किसी भी सूरत में ऐसी आवाज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसे चेहरों को जो सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, देखना नहीं चाहती। और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स सरकार के पक्ष में काम करें, इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत मुस्तैदी से ऐसे लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिशें हो रही है। इसलिए आप सबको भी प्रतिवाद करने की ज़रूरत है। जहाँ है वहीं से, वो शेर है ना एक नवाज देवबंदी की 2 लाइनें, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये नंबर किसी का भी हो सकता है। अभी ठीक है, न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों का नंबर है। उसके बाद विपक्ष के नेताओं के साथ जो हो रहा है और जिस ढंग से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, वो किसी से ये बात छुपी है क्या? सारे आंकड़े गवाही देते हैं, और उन आंकड़ों पर भी अभी आऊँगा और गिरफ्तारियों पर भी आऊँगा। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक वीडियो जो आज सुबह मैं आज तक चैनल देखते हुए मैंने उसका कुछ हिस्सा रिकॉर्ड किया, वो वीडियो कुछ सेकंड का वीडियो आप सुनिए। 2 वीडियो, एक प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हिस्सा जो अभी उन्होंने चुनावी रैली में तेलंगाना में कहा, और उससे पहले एक मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कह रही है जरा सुनिए। और ये इसलिए सुना रहा हूँ कि सिर्फ सवाल न पत्रकारिता का है न विपक्ष का है, वो तमाम लोग चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, सरकार के लिए अगर चुनौती है, अगर सरकार की मुखर आलोचना करते हैं और उससे सरकार की सेहत पर अगर फर्क पड़ता है, वही आवाज़ कुंद की जानी है और उन्हीं आवाज़ को दबाने की कोशिश है, एजेंसियों का इस्तेमाल है। मीनाक्षी लेखी ने आज कहा, वीडियो आज कल का होगा, वीडियो मैंने जो देखा कुछ सेकंड का ये वीडियो है, जरा सुनिए पहले ये वीडियो आप। ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में ये कदम उठाए जा रहे हैं। देश की जांच एजेंसियां भारत के नियम और कानून, ये छोटा सा बयान है मीनाक्षी लेखी बनाई गई है, जिसमें मीनाक्षी लेखी कह रही है ना हो, ये मोदी सरकार है जिसने तय किया न खाऊंगा न खाने। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में एक कदम जांच भी होगी, देश की जांच एजेंसियां भारत के नियम कानून के तहत बनाई गई। मोदी सरकार का ने तय किया है न खाऊंगा न खाने दूंगा। बीते 9 सालों में कितने खाने वाले, जिन्हें सरकार या सरकार से जुड़े लोग या बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री, अमित शाह तक, खुद प्रधानमंत्री मोदी तक, जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे, वो कहाँ है आज? वो किस पाले में है? इसलिए मैंने जैसे ही ये मीनाक्षी लेखी का वीडियो देखा, मैंने ट्विटर पर लिखा भी, ये सच नहीं है। सच ये है कि तब तक खाने दूंगा जब तक मेरे पाले में ना हो, और जैसे ही मेरे पाले में आओगे तो पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाऊंगा, उप मुख्यमंत्री भी बनाऊंगा, असम जैसे सूबे का मुख्यमंत्री भी बनाऊंगा। वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें विपक्ष में रहते मिला नहीं, और विपक्ष में अगर रहे और ऐसे ही अगर
हमारे खिलाफ रहे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब तो यही है। और ऐसी लिस्ट बार बार गिनाई जाती है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन नेता हैं, वो कौन अलग अलग सूबों के ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सरकार या सरकार में बैठे लोग जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी और आज कहाँ हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी एक छोटा सा वीडियो है कुछ सेकंड का, जरा इसको भी सुनिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है और हकीकत क्या है कुछ आंकड़े अभी बताऊंगा, सुनिए कुछ सेकंड। कोई भ्रष्टाचारी, मोदी जी ने कहा कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरा ताप नहीं सहन सकता, कोई सहन नहीं कर सकता। मेरे बगल में और ये बैठ ऐसा ही करके कुछ मेरा उन्होंने ताप कहा था। सहन मोदी के नहीं कर गारंटी सकता है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे भोपाल या एमपी की किसी सभा में, शायद भोपाल में ही। और उसके 5 दिन के भीतर अजीत पवार बीजेपी के साथ साझा सरकार में शामिल हो गए, जिस अजीत पवार के सिंचाई घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, उस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र की साझा सरकार में हो या असम में हो या बंगाल में हो, ऐसी लंबी लिस्ट है। लेकिन विपक्ष के साथ ये सरकार कैसे पेश आती है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ ये कह देने से और सारे चैनल उस हिसाब से सरकार की तरफ से जो खबर दी गई उसके हिसाब से चलाने लगे कि शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई, सिर्फ इतनी बात नहीं है। उसमें एक शख्स सरकारी गवाह बना, दिनेश अरोरा नाम का शख्स, जिसे ईडी ने पकड़ा। आरोप पत्र के हिसाब से दिनेश अरोरा ने संजय सिंह का नाम लिया। उसने कहा किसी पार्टी में, किसी रेस्तरां में संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। संजय सिंह ने ही फिर उसकी मुलाकात केजरीवाल से कराई, फिर मनीष सिसोदिया से कराई। फिर दिनेश ने यह भी बताया कि उसने पार्टी फंड के लिए 80-82 लाख का चेक दिया और इस तरह की कहानी। लेकिन वो सरकारी गवाह बना है। और सरकारी गवाह कैसे बनता है और किन परिस्थितियों में कई बार लोग सरकारी गवाह बनते हैं, इसको समझने की बात है। और ऐसी जिसको थोड़ी समझदारी हो समझ सकते हैं। लेकिन सवाल संजय सिंह का है ही नहीं। एक संजय सिंह हो तो बात करें। लिस्ट अगर देखेंगे बीते 9 सालों की एक लिस्ट है, जिस पर मैंने कई बार वीडियो पहले भी बनाया है, जिस लिस्ट में एक्सप्रेस ने छापा था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता सरकार की एजेंसियों के शिकार होते हैं। उस लिस्ट पर आने से पहले आज का सिर्फ अपडेट आपको बता दें कि आज कल के छापों के बाद पश्चिम बंगाल में छापे आज चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक मंत्री के आवास समेत 13 ठिकानों पर छापे चल रहे हैं, जो ईडी की छापेमारी चल रही है। तमिलनाडु में इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। डीएम के सांसद के परिसरों के छापे हो रहे हैं। 40 से ज़्यादा जगहों पर छापे चल रहे हैं तमिलनाडु में। तेलंगाना में छापे चल रहे हैं। बीआरएस के विधायक से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में छापे चल रहे हैं। कर्नाटक में छापे चल रहे हैं। कर्नाटक में भी 3, 4, 5 जगहों पर कर्नाटक में छापे चल रहे हैं। और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट में क्या होगा वो आगे की बात है। कस्टडी में जाएंगे, क्या होगा वो देखते हैं। तो ये लगातार एक तरफ छापे विपक्षी शासित राज्यों में। और उसके बाद अगर देखेंगे, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, 12 से ज़्यादा राज्यों में तो बीजेपी की भी सरकारें हैं। क्या वहाँ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी है, कोई करप्शन नहीं है कि या ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स को जहाँ बीजेपी की सरकारें वो पता ही नहीं मालूम है। वो सूबे भारत के नक्शे से बाहर हैं। उस सूबे में न कोई मंत्री है, न मुख्यमंत्री है, और कहीं कोई करप्शन एकदम जीरो। ईडी और ये एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही हैं। इसके सबूत आंकड़े की शक्ल में गवाही देते हैं। अब उसको ये कहें कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। एक्सप्रेस ने पिछले साल ही सितंबर में एक आंकड़ा छापा था ईडी और सीबीआई के हवाले से कि कितने मामले ईडी ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए और कितने पक्ष, मतलब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ या बीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ। 2014 से लेकर अगर आगे देखेंगे, चूंकि अभी 23 में है लेकिन 22 का आंकड़ा है कि 4 गुना मामला बढ़ा ईडी ने जो कार्रवाई की पॉलिटिशियंस के खिलाफ, जिसमें 95% विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी दलों से जुड़े हैं। वही आंकड़ा है कि 121 पॉलिटिकल लीडर्स 2014 के बाद ईडी के रडार में आए एनडीए कार्यकाल में, जिसमें 115 अपोजिशन है। 121 में से 115 विपक्ष, 6 बीजेपी और रिलायंस। सोचिए 95% विपक्ष के नेता हैं। वैसे ही यूपीए में अगर जाएंगे तो ये स्थितियां ठीक उल्टी है। यूपीए में उल्टी मतलब वहां भी विपक्ष के नेता थे लेकिन बराबर। यूपीए काल में 2004 से 2014 के बीच 26 पॉलिटिकल लीडर्स ईडी के नेट में, ईडी के रडार में आए, जिसमें 14 अपोजिशन के नेता थे, 12 कांग्रेस और रिलायंस के। ये आंकड़ा ईडी का है। वैसे सीबीआई का भी उसी तरह का एक्सप्रेस ने छापा था कि सीबीआई के मामले में भी अगर देखेंगे 2014 से लेकर
अब तक 2022 का ये आंकड़ा है कि एनडीए के कार्यकाल में 2014 से लेकर 9 सालों में, 8.5-9 सालों में 124 पॉलिटिकल लीडर्स सीबीआई के दायरे में आए, सीबीआई के शिकंजे में आए, जिसमें 118 विपक्ष के नेता थे, 6 बीजेपी और दूसरे के। तो ये स्थिति एनडीए के कार्यकाल में है। और इसका आंकड़ा दूसरा ये भी है कि इसमें 9 साल में सिर्फ 9 मामले में ही ईडी दोषी साबित कर पाई, जिन्हें पकड़ा। और डेटा के मुताबिक भास्कर ने छापा है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मार्च 2011 से 2020 के बीच 1700 जगह दबिश दी, 1596 मामलों की जांच की, लेकिन इस दौरान ईडी ने सिर्फ 9 मामलों में दोष सिद्ध कर पाई ईडी। इनमें से ज़्यादातर लो प्रोफाइल केस थे। 8 साल में ईडी ने जितने मामले दर्ज किए उसमें ज़्यादा विपक्ष के हैं। यूपीए में ईडी के रडार पर 53% विपक्षी थे यूपीए के समय, 53% और अब 95%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्षी दलों के प्रति सरकार का रवैया या सरकार की एजेंसियों का रवैया क्या है। अब अगर ये कोई कह दे, जैसे बीजेपी के नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं कि सरकार की एजेंसियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं, स्वतंत्र हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी ने कहा देश की एजेंसियां भारत के नियम के कानून के हिसाब से काम कर रही हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी जो तब मुख्यमंत्री थे, या यही बीजेपी के नेता जो 2014 के पहले विपक्ष में थे, तब सीबीआई से लेकर सारी एजेंसियों पर आरोप लगाते रहते थे कि ये सरकार की कठपुतली है, ये सरकार की पपेट है, ये सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करती है। तब यही लोग आरोप लगाते थे। और आज वो आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ये सरकार कैसे काम कर रही है। और ये लगातार बीते कुछ सालों में ये लगातार बढ़ा है। और अब चूंकि चुनाव है, और ये बेचैनी इसलिए भी है कि जब से इंडिया गठबंधन बना, जिसमें 26-28 दलों का एक मोर्चा बना, इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि चूंकि एक मोर्चेबंदी हो गई, चूंकि ये लग रहा है कि 6 महीने बाद, 5.5 महीने बाद होने वाला चुनाव 400 सीटों पर 1 by 1 का चुनाव हो सकता है, चूंकि ऐसा लग रहा है कि विपक्षी मोर्चा मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है और तीसरी बार अपार बहुमत के साथ सत्ता में आने का जो मोदी का सपना है, उस सपने में पलीता लगा सकता है ये गठबंधन अपनी एकजुटता के दम पर। इसलिए इस गठबंधन को किसी भी ढंग से सरकार डराकर, उसके नेताओं को सलाखों के पीछे भेजकर, कुछ फाइलें खोजकर, कुछ सरकारी गवाह तैयार करके किसी भी ढंग से 2-3 बड़े बड़े नेताओं को अंदर करना चाहते। हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी कुछ दिनों में कहीं ईडी के शिकंजे में जेल में चले गए। अभिषेक बनर्जी का नंबर है, 9 तारीख को पेशी है। पश्चिम बंगाल में शिकंजा मजबूत किया जा रहा है, बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु, आज जिक्र किया कर्नाटक, सब जगह छापे चल रहे हैं। तो ये सिलसिला बहुत तेज होने वाला है। तो अब क्या है, एक तरफ विपक्ष है जिन्हें आपको कमज़ोर करना है, जिनकी स्थिति अगर मजबूत हो रही है, जो सत्ता के लिए चुनौती है, जो 6 महीने बाद होने वाले, 5.5 महीने बाद होने वाले चुनाव में मोदी के लिए मजबूत चुनौती बनकर उनकी ज़मीन खिसका सकती है, वहाँ आपको चोट करना है। और दूसरी तरफ वो तमाम यूट्यूबर्स, पत्रकार, डिजिटल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले, घेराबंदी करने वाले, सरकार के नाकामियाँ बताने वाले, सरकार की वादा खिलाफी की फेहरिस्त बताने वाले, वो तमाम लोग, वहाँ भी आपको शिकंजा कसना है, चाहे जिस भी तरीके से कसें, चाहे डरा कर कसें, चाहे किसी प्रवीर पुरकायस्थ को जेल भेजकर कसें, चाहे न्यूज़ क्लिक के 40 पत्रकारों के घरों पर छापे मारकर और उसके बाद 2 दिन 3 दिन तक दिल्ली पुलिस के दफ्तर में चक्कर लगवाकर उनके लैपटॉप फ़ोन जब्त करके डराने का संदेश देकर करें, चाहे जैसे करें, ये करना है। प्रवीर पुरकायस्थ के मामले में मैं नहीं जानता न्यूज़ क्लिक की फंडिंग में कितनी गड़बड़ी है, नहीं है, ये जांच करे एजेंसियां। और ईडी जांच 2021 से कर रही है। कल परसों भी बोला अगर 2 साल से जांच कर रही थी एजेंसी, तो आज तक सारी बात होकर सामने क्यों नहीं आई। अचानक यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज अगस्त में, 17 अगस्त को क्यों हुआ, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अगर प्रवीर पुरकायस्थ जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं, 2 हिस्से हैं, एक न्यूज़ क्लिक के फाउंडर्स और दूसरा न्यूज़ क्लिक के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले जो फ्रीलांसर्स हैं, चाहे अभिसार शर्मा और उर्मिलेश या जितने लोग, जो कोई शो करता था, कोई लिखता था, कोई नौकरी करता था, कोई वेबसाइट के लिए, कोई यूट्यूब के लिए, उनको उसके बदले, उनके काम के बदले पैसा मिलता। ये हिस्सा है कंट्रीब्यूटर्स का, फ्रीलांसर्स का। आपने वहाँ भी दबिश दी, उन्हें भी उठाकर ले गए। अब प्रवीर पुरकायस्थ का मामला, वो तो एकदम सीधे सीधे साफ दिखता है, क्योंकि वो सब लोग जो लिख और बोल रहे थे वो सरकार को पसंद नहीं। और दूसरी तरफ प्रवीर पुरकायस्थ, उन्हें किसी नोवेल राय सिंघम ने, जो अमेरिकी बिजनेसमैन है, अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन, कथित तौर पर जिसका रिश्ता चीन से है, कुछ ऐसे ईमेल और ये सब सर्कुलेशन में है जो ईडी के हवाले से, तो बहुत सारे लोग ट्विटर पर करें, फिर तो सबसे पहले नोवेल राय सिंघम को, जो अमेरिकी कारोबारी है, उसे आप
उस लिस्ट में उसको डालिए जो भारत के लिए थ्रेट लिस्ट है, भारत के लिए खतरे वाले जो लोग हैं या भारत के दुश्मन जो लोग हैं, टेररिस्ट की जो लिस्ट है उसमें डालिए। क्या आपने नोबेल राय सिंघम को घोषित किया कि देश विरोधी है और उसके लिए अमेरिका सरकार से आपने संवाद किया और उसके लिए कोई किसी तरह की कोई ऐसी लिस्ट बनी जिसमें आपने नोबेल राय सिंघम को उस लिस्ट में डाल दिया कि टेररिस्ट है? और नोबेल राय सिंघम ने अगर पैसा दिया, 38 करोड़ का जिक्र आ रहा है, तो उसकी जांच दो साल पहले शुरू हुई, 2 साल तक अभी इस नतीजे पर पहुंची क्यों नहीं कि अब आपने 2 साल बाद यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया? अब इसमें पेच क्या है? पेच ये है और फंसाने की तैयारी ये है कि जो लोग लिख और बोल रहे थे न्यूज़ क्लिक में, जो किसान आंदोलन पर रिपोर्ट कर रहे थे, जो शाहीन बाग के समय रिपोर्ट कर रहे थे, जो दिल्ली दंगों के समय रिपोर्ट कर रहे थे, जो जेएनयू में हुई हिंसा के समय रिपोर्ट कर रहे थे, या जो ऐसे किसी भी आंदोलन, जन आंदोलन, सरकार के खिलाफ जन आक्रोश की आवाज़ों को रिपोर्ट कर रहे थे, सरकार वहाँ फंसाने की कोशिश ये करेगी कि ये जो लिख और बोल रहे थे ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि न्यूज़ क्लिक से इन्हें लिखने, बोलने या एंकर करने के लिए पैसे मिल रहे थे, और न्यूज़ क्लिक को जो पैसे आ रहे थे वो नोबेल राय सिंघम दे रहा था, और नोबेल राय सिंघम का चीन का कनेक्शन है। ये 2.25 साल बाद ये थ्योरी आप ला रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले देश का दुश्मन नोबेल राय सिंघम है, इसको घोषित करिए, सरकार के स्तर पर बात भी होनी चाहिए, टेररिस्ट लिस्ट में उसका नाम डालिए। क्या ये सब हुआ? अगर हुआ तो मुझे पता चलना चाहिए ताकि हमें भी पता चले, और उसकी बुनियाद क्या है वो भी पता चलना चाहिए। फंड तो किसी को कोई करता है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको कहीं से फंडिंग आती है। क्या उस फंडिंग को आपने घोषित किया पहले से, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके खिलाफ थे? तो सितंबर 2021 से लेकर अभी सितंबर बीत गया, क्या हो रहा था? बहरहाल फिर भी मैं कहूँगा कि अगर वहाँ फंडिंग में गड़बड़ी है, फंड करने वाले का कनेक्शन कहीं ऐसा है जो देश विरोधी किसी गतिविधि में शामिल किसी ताकतों के दम पर ये सब हो रहा था, उसकी जांच मुकम्मल होनी चाहिए और वो दूध का दूध पानी का पानी होकर देश के सामने आना चाहिए, लेकिन फंसाने की साजिश के तौर पर नहीं, या उस तरीके के तौर पर नहीं कि आप एक आतंकवादी, और उसमें भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वो मामला भी ईडी जांच कर रही थी, वहाँ तक ठीक है, यूएपीए कैसे आया, और यूएपीए आया तो उसमें ये सारे लोग कैसे आए? ये बहुत लंबा, इस पर अभी बहुत सारी बातें बहस विमर्श है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद में कि आप सब लोग भी बारीकी से चीज़ों को समझने और देखने की कोशिश करेंगे। अगले 6 महीने में बहुत कुछ होना बाकी है, अभी मानिए शुरुआत हुई है। नमस्कार।